गुड मॉर्निंग साथियों। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। आशा करता हूं जितने भी भाई बहन साथी यहां पर मौजूद है उनको आज का ये बेहतरीन दिन बहुत ही सुंदर होगा। इस अपेक्षा के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, मेरा नाम सुरेश लाल से जलगांव महाराष्ट्र से हूं। मैं एक वैद्य हूँ, नाड़ी चिकित्सा करता हूँ। आप सबको करीब करीब सबको पता है कि पिछले करीब करीब 15 साल से मैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ। और हमारा एक प्रोजेक्ट है एमएससी। और एमएससी के माध्यम से हम एक कोर्स चला रहे हैं और उसका नाम है आजाद कोर्स। और आजाद कोर्स के माध्यम से हम सर्दी से लेकर कैंसर तक हर बीमारी को घर बैठे बिना किसी दवा के भी ठीक कैसे करें, इस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जितने भी भाई बहन साथी यहाँ पर आते हैं, इस बात को सुनते हैं, वो अपने जीवन में अगर उसको लागू करेंगे, आचरण करेंगे उसका, तो वो 100% गारंटी है 100 साल तक जिएंगे। और मजे की बात यह है कि बिना दवा खाए बिना गोली खाए, लेकिन यहां पर कही गई बातों को आचरण में लाएंगे तो। क्योंकि आजकल आप अगर सही में अध्ययन करते हैं दुनिया का दे दुनियादारी का या लोगों का, तो आपको पता है कि आजकल भयानक बीमारियां घर घर में फैल रही है। और 10-15 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। तो साथियों, जो कोर्स हम चला रहे हैं, ये कोर्स वाकई में अगर आपने सच में उसको आचरण में लाया, अपने दिनचर्या में, ऋतुचर्या में अगर इसका अच्छे से अनुकरण किया, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप 100 साल तक जी सकते हैं। लेकिन फिर से नियम वही है कि आचरण में लाना होगा। चलिए, खैर कोई बात नहीं। आशा करता हूं जितने भी भाई बहन साथी है, कम से कम इसमें से जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, वो वीडियो के जरिए हो या मीटिंग के जरिए हो, उसमें से कई सारे भाई बहन साथी इसका आचरण कर रहे होंगे और अपने परिवार को वो बड़ी बड़ी बीमारियों से सहजता से बचा पाएंगे। तो बढ़ते आगे, सबसे पहले तो रिवीजन लेना चाहूंगा। कल हमारा 15 अगस्त था, छुट्टी थी। तो परसों हमने क्या सीखा था उसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन लेंगे। और उसके बाद में आज नए चैप्टर से हम शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो पिछला चैप्टर था वो अभी आज क्लोज हो रहा है। तो आज से हम नए विषय पर बात करने वाले हैं। तो पहले एक बार रिवीजन ले ले, ताकि कुछ नए अगर साथी भाई बहन आए हैं तो उनको भी क्या क्या हुआ था हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो कौन बताना चाहेगा हमारे पिछले सेशन में क्या हुआ था? जरा आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आशा करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। कौन बताना चाहेगा? कृपया अपना हैंड रेज करे। चलिए, राधे श्याम जी, नागनाथ सर जी, दो लोग यहाँ पर बताना चाहेंगे। मैं राधे श्याम जी से सुनना चाहूंगा आज। सर जी, आप बताएं कि हमारा लास्ट सेशन किस विषय पर हुआ था, ताकि लोगों को रिवीजन हो जाए। मुझे भी थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा ताकि मैं आगे की बात कर पाऊं। राधे श्याम जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, हमने परसों पढ़ा था कि रासायनिक खाद डाले हुए जो अन्न है, जिसमें हाइब्रिड बीज और रासायनिक खाद के बारे में हम पढ़ रहे थे। जैसे कि आपने बताए थे कि हाइब्रिड बीज और रासायनिक खाद डालने से जो अन्न उत्पन्न हो रहा है उसमें कोई केमिक अपना प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम हमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। और वो खाकर जिससे बहुत से स्त्रियों में अभी आजकल गर्भधारणा में बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उन्हें गर्भधारणा से लेके जो दवाइयाँ खिलाई जा रही है और बाद में जब डिलीवरी होने के वक्त उनको नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रही डिलीवरी, उसके लिए सीजर करना पड़ रहा है। और सीजर के बाद वो जो बच्चा होता है वो बहुत ही नाजुक पैदा हो रहा है, इसलिए उसे जन्म लेते से ही कांच के पेटी में रखना पड़ता है। उसके बाद उसे 3-4 महीने तक रेगुलर दवाई खिलाई जा रही है, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर हो चुका है बच्चा, उसमें ताकत ही नहीं है। हाइब्रिड खाना खा के उसके माँ ने जो हाइब्रिड खाना खाया है, तो वो जो औलाद है उसे कुछ पोषक तत्व मिल ही नहीं पाए है उसकी वजह से। और भारत में अभी लगभग 100 में से
30 to 40% लोग ये नपुंसक होते जा रहे हैं। पुरुषों में शुक्राणु की कमी और स्त्रियों में अंडबीज बनने में बहुत सी समस्याएं आ रही है। जैसे आपने गाय का उदाहरण दिया था कि गाय की जब गर्भधारणा होती है तो उस वक्त वड़ू का उपयोग किया जाता है, यानी नेचुरल तरीके से गाय की गर्भधारणा होती है। लेकिन जैसे जर्सी गाय है, जैसे जर्सी गाय जो है ये गाय है ही नहीं, ये केवल एक जानवर है जिसे दूध देने के लिए उस गाय और सुअर का डीएनए मिलाकर जर्सी गाय बनती है। तो वो गाय है ही नहीं एक्चुअल में। जैसे दो डीएनए मिलाकर हाइब्रिड बीज बनता है। दो अलग अलग चीजों बीजों का डीएनए मिलाकर जब हाइब्रिड बीज बनता है और उसे जब हम बोते हैं तो उससे जो फसल होती है उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते। उसी तरह जो जर्सी गाय होती है ये भी एक हाइब्रिड तरीके से बनाई गई है, तो इसलिए वो जो दूध देती है उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते। तो उसमें हमें कोई विटामिन प्रोटीन कोई मिल नहीं पाते। जैसे एक मराठी सुविचार है, जैसे खाल तसे वाल, यानी जैसे हम खाएंगे उसी तरह से हम बन जाएंगे। और कुछ षड्यंत्र के द्वारा जैसे कुछ केमिकल कंपनियों ने नेताओं को कमीशन देते हैं, उसके वजह से नेता लोग फिर जो अनाज का उत्पादन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो लोगों को कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे शराब और गुटखे से बहुत सी बीमारियां होती है। उस पे शराब और गुटखे पे जो चिन्ह भी दिया रहता है भयानक कि ये आपको ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही थी, कैंसर होता, मुंह का कैंसर होता, ऐसे फोटो दिए रहते, पर फिर भी लोग उसको खाते हैं क्योंकि नेता लोग भी उस पर ध्यान नहीं देते। आजकल के नेता बहुत भ्रष्ट हो चुके हैं जो कमीशन खाकर वो अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, उनको लोगों के आरोग्य से कोई लेना देना नहीं रहता है। आज अगर कोई व्यक्ति आमदार या खासदार बनता है तो 5 साल में वो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेता है, क्योंकि उसे लोगों के हेल्थ से कोई लेना देना नहीं। और आजकल के युवा यानी 50% से ज्यादा जो युवा है वो व्यसनी हो चुके हैं। उन्हें सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू इत्यादि का व्यसन बढ़ रहा है भारत में। अब और अपना जैसे हम आपने बताया कि हाइब्रिड ना खाए तो फिर क्या खाना चाहिए, तो जैसे गावरानी या ऑर्गेनिक जो चीजें होती है जो नेचुरल तरीके से उगाई जाती थी वो चीजें हम खा सकते हैं। पर वो बहुत महंगी होती है, क्योंकि उनकी जो फसल जब हम बीज उनका बोते हैं ऑर्गेनिक का, तो जहाँ पर हाइब्रिड की हम बीज बोए तो हमें 30 से 40 किलो उत्पन्न होता है 1 एकड़ में। लेकिन वही अगर ऑर्गेनिक का बीज बोए तो वो 8-10 किलो या 5 किलो ही उसका उत्पन्न होता है। तो इस वजह से ऑर्गेनिक महंगा होता है उत्पन्न, लेकिन उससे विष नहीं होता है, उसमें सभी पोषक तत्व पंच तत्व मिलाकर वो ऑर्गेनिक का उत्पादन किया जाता है। उसमें गाय का गोबर, गौमूत्र इत्यादि आयुर्वेदिक चीजों का यूज किया जाता है, फिर उसका उत्पन्न लिया जाता है। इसलिए उसमें कोई विष नहीं होता, विष मुक्त होता है। और आजकल तो पानी भी जहरीला हो चुका है, क्योंकि डैम में जो पानी आता है वो खेत खलिहानों से होकर, जब बारिश होती है तो खेत खलिहानों से होकर जो पानी आता है नदियों से होके वो डैम में जमा होता है। और खेत खलिहानों में विभिन्न तरीके के जो जहरीले केमिकल है वो स्प्रे किए जाते हैं, और वही पानी फिर डैम में आता है और वही हमें पीने को मिलता है। तो हमें पानी भी आजकल जहरीला ही मिल रहा है, जिससे अलग अलग बीमारियां हो रही है। जैसे आपने पंजाब का उदाहरण दिया था, पंजाब में जो पडरे गांव है वहाँ काजू की खेती की जाती थी। 10,000 हेक्टेयर खेती वहाँ होती थी। और वहाँ एक बहुत बड़ी पहाड़ी से लगकर जो क्षेत्र था वहाँ काजू की खेती की जाती थी। वहाँ अलग अलग केमिकल स्प्रे यूज किए जाते थे सरकार के द्वारा। और इतना बड़ा क्षेत्र होने की वजह से वहाँ हेलीकॉप्टर से स्प्रे किया जाता था। लेकिन जब बारिश हुई तो वो सभी केमिकल जो है वो पास के खेत खलिहानों से होके पास के नदी में गया पानी। और वो केमिकल युक्त पानी पीकर वहाँ के जो गांव है वहाँ के लोगों को बहुत सारी विष बाधा हुई, जिससे वहाँ की जो औरतें हैं वो आजकल बाज हो चुकी है, और जो बच्चे हो रहे हैं वो भी विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो इस प्रकार
हाइब्रिड बीज और रासायनिक खाद डाले हुए अन्न का बहुत सारा दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। ये बातें आपने बताई थी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े ही विस्तार से ये बातें, मतलब जो हमारे लास्ट सेशन में हुई थी वो यहाँ पर रिवीजन की है। बस इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन मैं करना चाहूंगा। जो मैंने पडरे नाम जो बताया था आप लोगों को, वो पडरे एक्चुअल पंजाब में नहीं है। पंजाब में जो किसान है, पंजाब में जो खेती है, वो जो बंजर हो चुकी है वो अलग है। और ये जो काजू की खेती है ये केरल के बॉर्डर पर है। क्योंकि ये वीडियो भी जाने वाला है तो कुछ लोग बोलेंगे पंजाब में कहाँ काजू की खेती हो रही है। तो ये पडरे गांव जो है ये इधर केरल के, मतलब केरल में आता है, केरल जिले के एक जिले में आता है। और पंजाब में अलग जमीन, अलग लोग, अलग सब चीजें, जो बंजर की बात मैंने की है वो अलग है और ये चीज अलग है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बारीकी से यहाँ पर अध्ययन रखा हुआ है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छे से यहाँ पर रखते हो चीजों को। चलिए बढ़ते आगे। नागनाथ सर का समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि अपना राधेश्याम जी ने पूरी चीजें कह दी यहाँ पर, तो समय हमारा वेस्ट जाएगा। इसलिए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आप जरूर आज का अध्ययन बताएंगे। चलिए बढ़ते आगे। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटी अगर इन सब चीजों से बातें पता चली है तो वो बातें ऐसी है कि आजकल का जो आदमी है, या फिर इंसान मैं कहूंगा, वो आदमी औरत सब हो सकते हैं इसमें, तो इसकी आयु धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि हमने जो पिछला हमारा जो टॉपिक था वो था पंच तत्वों से अगर शरीर बना हुआ है तो हमें खाने के लिए पंच तत्व ही चाहिए। लेकिन इंसान के खोपड़ी में छठा तत्व पैदा हुआ, उस तत्व का नाम है केमिकल, यानी कि जहर। और वो तत्व जब से हमारे खान पान में आया है तब से इंसान का सत्यानाश होना शुरू हुआ है। ये बात हमारी चल रही थी और इसी इसी के माध्यम से हमने कई सारे, करीब करीब मेरे हिसाब से 10-15 दिन हमारा ये विषय चला है कि हम छठा तत्व जो है वो कहाँ कहाँ से धारण करते। बड़े ही विस्तार से हमने इसके ऊपर बात की। मैं बस मोटा मोटी उसके पॉइंट्स बता देता हूँ। कुछ 5-6-7 पॉइंट थे। पहला था चाय। चाय से हम केमिकल धारण करते हैं, शक्कर से केमिकल धारण करते हैं, रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, मैदे की चीजें, दूध। उसके बाद में हमने जो हम अनाज खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, जो खेत में उगाए जा रहे हैं, उसको जो केमिकल डाला जाता है, यूरिया, फॉस्फेट, पोटैश, डीएपी, उनसे ये सब बीमारी हमें हो रही है। यानी कि छठा तत्व हमारे शरीर में जा रहा है। तो इसका मतलब सिद्धांत ये था कि पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल ही डालिए, अगर डीजल डालेंगे तो गाड़ी का नाश होगा, खराब होगी गाड़ी। एग्जैक्टली पंच तत्वों का शरीर है तो पंच तत्वों को ही हमें खाना पीना चाहिए ताकि हम लंबी आयु जी सके, निरोगी जी सके। लेकिन 100 साल का जो इंसान है, भगवान ने, कुदरत ने जिसको बनाया हुआ है, जो 100 साल के लिए बना हुआ है, लेकिन ये छठा तत्व जब से आया है इंसान 10 साल के बाद भी मर रहा है। कुछ बच्चे तो माँ के पेट में ही मर जाते हैं। आयु की तो बात ही नहीं है। आप थोड़ा सा समझिए, ये गंभीर है थोड़ी सी बात, कि कुछ बच्चे माँ के पेट में मर जाते हैं, कुछ तो गर्भधारणा होते ही मिसकरेज हो जाता है, कुछ 2-4-6 महीने के होते हैं तब मरते हैं। उसके बाद में आपको पता होगा हमारे देश में लाखों बच्चे पैदा होने के 3 महीने के अंदर मर जाते हैं कुपोषण से। भारत देश की हालत आप लोग नहीं जानते हैं, आम आदमी नहीं जानता है। मुझे दुख इस बात का है कि 10-15 लोगों में, 20 लोगों में, 40 लोगों में मीटिंग होती है, इस बात का मुझे दुख है। वैसे तो ये बातें लाखों लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है मेरा, कहूँ या भारत देश का कहूँ, कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लोगों को वक्त है लेकिन अच्छी चीजें सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। एनीवे, तो छोड़ दीजिए अभी दुख, मतलब उस दुख जताने से अच्छा है कि जो जानकारी जरूरी है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। तो साथियों, भारत देश में पहले तो मैंने आपको कहा कि पहले 2-3 महीने में मिसकरेज हो जाता है कुछ बहनों का। उसके बाद में कुछ बच्चे जो होते हैं वो 8-9 महीने के होते हैं तो शायद डिलीवरी करते करते मर जाते हैं। कुछ बच्चे जन्म लेते हैं तो 3 महीने के अंदर वो भी मर जाते हैं। और बाकी बच्चे जो बचते हैं उनको दवा खिलाकर, ये खिलाकर, वो खिलाकर भारत देश में बढ़ा किया जाता है। तो उसके बाद में कुछ बच्चों को 10-12 साल में कैंसर से ही मरना पड़ रहा है, हार्ट अटैक से मरना पड़ रहा है। कोई 20-25 साल में मर रहे, कोई तो 40-50 साल में मर रहे। 100 साल तो आज की पीढ़ी 100 साल कभी देख ही नहीं सकती। कारण क्या है? मैंने आपको पिछले 10-12 दिनों में बताया है कि क्या क्या जहर हम लोग खा रहे हैं। आज का विषय हमारा आगे का है।
आज से हमारा जो टॉपिक है साथियों, जो वाघ भट्ट जी ने हमें सिखाया हुआ है, उन चीजों पर हम लोग अब आज से बात करने वाले हैं। अब तक हमने पानी पीने के बारे में सीखा। मुझे आशा है आपको याद होगा हमने क्या क्या सीखा है। हमने पानी पीने के बारे में सीखा, हमने खाना खाने के बारे में सीखा, पानी कितना पीना चाहिए, कौन सा पीना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, ऋतु के हिसाब से कौन से पानी पीने चाहिए, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को खाने के बारे में बताया था कि हमें खाना कौन सा कैसे खाना चाहिए। ऋतु के हिसाब से हमने बातें की है कि हमें ऋतु के हिसाब से कौन से खाना खाने भी चाहिए, उसके बारे में भी मैंने बात की थी। कई सारी विषय पर हमारी बात हुई है। आज हमारा जो टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है, और वो टॉपिक है साथियों दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब क्या होता है? आपको पता है 24 घंटे का एक दिन माना जाता है। भारत देश एक गुलाम देश रह चुका है, और आज भी ये गुलाम देश है। भले आपने कल के दिन बहुत सारे लोगों ने 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी, 15 अगस्त की मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट यूट्यूब, फेसबुक या भी इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर शेयर की, लेकिन मैंने एक भी पोस्ट शेयर नहीं की। क्योंकि आप लोगों को ईमानदारी से बताओ तो पता नहीं है भारत आजाद नहीं है। ये तो आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, और आप लोग ये साफ बातें समझने के अभी उतने कैपेबल कैपेबल भी नहीं है कि मैं अगर आपको कहूं कि भारत आजाद नहीं है तो आप ये बात मानने को भी तैयार नहीं रहेंगे। लेकिन आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी है, या फिर आप थोड़ा बहुत अध्ययन करना जानते हैं, तो थोड़ा सा गूगल उगल जाकर सर्च कीजिए। 1947 में जो आजादी इंसान मतलब भारत देश को दी गई थी, उसमें सत्ता का हस्तांतर हुआ है। ये बातें समझना बहुत कठिन है, एक आम आदमी को समझना बहुत कठिन है। लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, गूगल जाकर सर्च कर सकते हैं आप। जैसे आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं, मान के चलिए अगर आप गवर्नमेंट की कोई जगह है जिसको एमआईडीसी बोला जाता है, एमआईडीसी सबको पता है। एमआईडीसी में अगर आपको कोई कंपनी खड़ी करनी है, तो 99 साल के करार पर आपको कोई कंपनी बेची जाती है, लेकिन वो करार होता है 99 साल का। उस जगह पर आप जो कंपनी डालोगे, 99 साल के लिए वो कंपनी डालोगे, उसके बाद में वो जगह जो होती है, वो कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी होती है, वो सरकार की फिर से हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही सत्ता का ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट उसको बोला जाता है। आप जरा गूगल करेंगे तो आपको शायद पता चलेगा इन सब चीजों के बारे में। तो 99 साल के लिए अंग्रेजों ने पावर का हस्तांतर किया हुआ है। यानी कि 1947 में अगर ये पावर का हस्तांतर हुआ है, तो 1946 में फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि अंग्रेज का सरकार फिर से यहाँ पर लागू हो सकता है। ये बातें शायद आप लोगों को पता नहीं है। इसके बीच में अगर मैं अंदर जाऊंगा तो बहुत सारी बातें, लेकिन मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर हेल्थ का सेशन चल रहा है। लेकिन ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि दिनचर्या इस विषय पर अगर मुझे बात करनी है, तो 24 घंटे का दिन बनाया गया है। ये मैं बात इसलिए छेड़ी मैंने ये बात, हम अभी भी गुलाम है, उसका एक प्रतीक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। भले आप 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं प्रजासत्ताक दिन है 26 जनवरी को, और हमारा आजादी का दिन है 15 अगस्त को, ये आजादी वाजादी नहीं है, ये झूठी आशाएं घुमाओ मत। मैं जो बोल रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। ये बातें कुछ लोगों को हजम होगी, कुछ लोगों को नहीं होगी, लेकिन ये सच्चाई है। अब ईमानदारी से बोलिए मुझे आपके आपके घड़ी में कितने बजे दिन बदलता है? जरा ये सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को आपका भ्रम दूर कर देता हूं। कितने बजे आपके घर में, यानी कि दूसरा दिन कब शुरू होता है, जरा कौन बताना चाहेगा? आपके घड़ी में या फिर आपके दिमाग में दूसरा दिन कितने बजे से शुरू होता है? कौन बताना चाहेगा? रात 12 बजे। हाँ, देखिए, ध्यान से सुनिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जरा जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। रात 12 बजे हमारे भारत देश में दूसरा दिन शुरू होता है। अब कौन से पागल खाने से आए हैं लोग, मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि रात 12 बजे कैसे क्या दिन शुरू हो सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सच्चाई है। हमारे भारत देश में जब से अंग्रेजों ने घड़ी बनाई है, अंग्रेजों के यहाँ पर इंग्लैंड में
हमारे यहाँ पर रात 12 जब बजते हैं वहां पर दिन निकलता है। ध्यान से सुनिए मैं बोल क्या रहा हूं। हमारे यहाँ पर रात 12 बजे जब रात होती है तब इंग्लैंड में दिन निकलता है। इसके कारण से उन्होंने ये नियम पूरे देश पर लागू किया हुआ है। और आप बोलते हैं हम 15 अगस्त को आजाद हुए हैं, जबकि उन्होंने उनके हिसाब से दिन शुरू किया था भारत देश में, तो आज भी वही चल रहा है। हमारे भारत देश के लोग दिवालिया हो चुके हैं दिमागी रूप से। चलता नहीं है क्योंकि भैंसों का दूध पी पी के इनका दिमाग चलना बंद हो चुका है। रात 12 बजे कौन सा दिन चालू होता है? हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सीधी सी बात है, दिन जो शुरू होता है दिन उजाड़ने के बाद शुरू होता है। रात 12 बजे नहीं शुरू होता है। लेकिन इंग्लैंड का दिन, वहां पर हमारे यहाँ पर 12 बजेंगे तो वहां पर दिन निकलता है, इसलिए उन्होंने ये नियम लागू किया है। और अगर वो अभी आजादी के बाद, आपने कल 15 अगस्त मनाया, तो सीधी सी बात है करीब करीब हमारे 1946 यानी कि अब तक हमें 78 साल करीब करीब हुए होंगे। 77-78 साल हमें आजाद होने के बाद में। लेकिन ये भ्रम की आजादी है। अगर हम सच में आजाद होते तो हमारा दिन सुबह शुरू होता, रात के 12 बजे नहीं होता। लेकिन ये जो हुआ है ये उन्होंने लगाया हुआ है। और आज अगर वो चीज आप आज भी पाल रहे हैं तो आप आजाद नहीं हैं। चलिए खैर, ये बातें शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगी या फिर हजम नहीं होगी, और या फिर आप बोलेंगे सर जाने दो ना, हेल्थ के बारे में बात करो। तो हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो कहना यह है कि दिनचर्या का मतलब जो है, मैं दिनचर्या की बात निकली इसलिए मैं बोल रहा हूं, दिनचर्या का मतलब होता है दिन शुरू होने से लेकर। और वैसे तो दिन जो होता है ना वो सिर्फ 12 घंटे का होता है। 24 घंटे का दिन अंग्रेजों ने बनाया हुआ है, ये झूठ है। दिन सिर्फ 12 घंटे का होता है। रात जो होती है ये सोने के लिए होती है, आराम के लिए होती है। अब जो पोर्शन मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को, अब जो बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो होने वाली है दिनचर्या। सुबह उठने से लेकर रात सोते समय तक आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में हम अगले 2-3 दिनों में सीखने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप अपनी दिनचर्या सही बना लोगे, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर मुझे शायद 18-20 लोग सुन रहे हैं। 20 लोग हैं, उसमें से मैं एक हूं, यानी कि 18 लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, अगर आप सच में अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने पति से प्रेम करते हैं, अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, तो उनको इस विषय को सुनने के लिए रोज बुलाओ। और कोई साथी भाई बहन साथी है आपका जिनको आप चाहते हैं कि ये हार्ट अटैक कैंसर से ना मरे? क्योंकि आपको पता है, मैंने पिछले भी मतलब हमारे सेशनों में कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मरने के बाद में वहां रोने जाते हैं। उनको दुख होता है, यार मेरा चाचा मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा भाई ये मर गया, मेरा भतीजा मर गया। लेकिन मरने के बाद मत जाइए, अभी जिंदा है ना वो, अभी उनको इस सेशन में बुलाइए। वैसे तो आपको पता है अभी हमारा सेशन कुछ ज्यादा दिन के लिए नहीं है, ये 2 महीने का सेशन ट्रेनिंग था। लेकिन अभी 15 मतलब 1.5 महीना चला गया है, शायद 15-20 दिन तक अभी चलेगा, कुछ छुट्टी वट्टियां छोड़कर। तो इस 15-20 दिनों में मैं आपको लोगों को जो सिखाने वाला हूँ वो इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप उन लोगों को फोकट में सिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमने 100 रुपए लिए हुए थे, लेकिन अभी हम लोग ये जो बचे हुए दिन है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 10 लोगों के लिए भी उतना ही बोलना पड़ता है, 100 लोगों के लिए भी उतना ही बोलना पड़ता है, तो आप किसी लोगों को यहाँ पर बुला सकते हो। आज से जो पोर्शन स्टार्ट होने वाला है वो इतना बेहतरीन है, शायद आप ये सब चीजें बात समझ में पाए। और मैं यहाँ पर जो जानकारी देता हूँ वो जानकारी इतनी मूल्यवान है, जो जैसे मैंने आपको बताया, ये चीज भी आप लोगों को पता भी नहीं होगी कि भाई रात के 12 बजे दिन बदलना क्यों बदलता है। क्योंकि इंग्लैंड में वहां पर सुबह होती है, तो उन्होंने उनका दिन हमारे ऊपर लाद दिया है। ये आपको पता नहीं होगा, मुझे जहां तक जानकारी है वहां तक मुझे पूरा विश्वास है कि ये बातें आपको बिल्कुल पता नहीं है। खैर छोड़िए, वैसे तो हम गुलामी है तो गुलामी सहेंगे ही। अभी भी अंग्रेजों के बहुत सारे नियम, बहुत सारी कायदे कानून, सब चीजें आपको नहीं पता है। हम सब बस 15 अगस्त को झंडे फहराने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। 26 जनवरी को हम लोग बहुत गणतंत्र दिन बनाने में एक्सपर्ट हुए हैं। और आज भी हम लोग, और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, अंग्रेजों के गुलाम कैसे हैं आप लोग, वो मैं आपको बता दूं। वैसे तो ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी
मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ये बातें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप भारत देश के नागरिक हैं और मेरी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों को जगाना, क्योंकि सोए हुए रहेंगे तो और 18-20 साल के बाद में आप लोग फिर से अंग्रेजों के गुलाम बनने वाले हैं। इसके लिए कुछ करना है और इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे पता नहीं है, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, सच में बोलता हूँ। भगवान का अवतार हूँ कि नहीं हूँ मुझे वो भी नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको भगवान ने, कुदरत ने मुझे पैदा किया है इस देश के लिए, कुछ करने के लिए, इसीलिए मैं ये सब जो करता हूं और करने वाला हूं। एनीवे, तो एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि अंग्रेजों के गुलामी का प्रतीक है, और वो क्या है? जैसे कि सिंपल सी बात है। आजादी का मतलब क्या होता है? मुझे टॉपिक थोड़ा सा मैं भूल गया शायद, क्या चल रहा था मेरा टॉपिक? चलिए, मुझे याद आएगा, तब तक मैं आपको आपसे बात करता रहूंगा। तो मैं कह ये रहा था आप लोगों को कि हम आजाद नहीं है, हम बिल्कुल आजाद नहीं है। रात 12 बजे अगर हमारा दिन शुरू हो रहा है, जिस दिन हमारा दिन सुबह से शुरू होगा उस दिन हमारा भारत आजाद होगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, और एक चीज कहना चाहूंगा, जिस दिन भारत देश में ये 30 महीने का और 31 महीने का कैलेंडर बंद हो जाएगा, महीने में सिर्फ 30 ही दिन होते हैं, और हमारा जो भारतीय कैलेंडर है जिसके उसके जो महीने हैं, आपके जानकारी के लिए बता दूं, हमारा कभी भी जनवरी फरवरी ये महीना हो ही नहीं सकता। आपको पता है ये बातें? बिल्कुल नहीं पता है। हमारे जो अ, भारतीय महीने हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, ये सही महीने हैं। अंग्रेजों ने इन सब डाटाओं को जलाकर उनके महीने यहां पर लागू किए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई महीना 28 दिन का हो, कोई महीना 30 दिन का हो, कोई महीना 31 दिन का हो? आपको पता है कि अधिक महीना आता है, फिर अधिक महीना कैसे क्या पैदा होगा? लेकिन अंग्रेजों के ये 28-30 28-30 31 के चक्कर चक्कर में 4 साल के बाद में हमारे भारतीय महीनों में, क्योंकि हमारे जो भारतीय महीने हैं ये 30 दिन के ही होते हैं, लेकिन इनके कभी 28 के होते हैं, कभी 30 के होते हैं, कभी 31 के होते हैं, तो 3 साल के बाद में हमारा जो कैलकुलेशन बिगड़ जाता है उसको ठीक करने के लिए एक अधिक महीना पकड़ा जाता है। ये मजबूरी है हमारे भारत देश की, क्योंकि हमारे भारत देश की संस्कृति को इन्होंने पैरों के नीचे दबाकर कुचल कर इसको दबा दिया है। जिस दिन भारत देश में कैलेंडर बदल जाएगा, और ये जो कैलेंडर होता है ना साथियों, ये कैलेंडर हमारे साथ में भावनिक खेल खेला जाता है। अब 31 दिसंबर को साल बदल देते हो, हालांकि 31 दिसंबर को साल बदल ही नहीं सकता। नहीं समझ में आएगा कुछ लोगों को मेरी बातें, जो मैं बोल रहा हूं ये बातें नहीं समझ में आएगी, लेकिन भ्रम में घूमोगे तो यही होगा। और जो भारत देश का सत्यानाश हो रहा है ये उन्हीं के कारण हो रहा है। एक ये जो कैलेंडर है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, ये भारतीय महीने है ही नहीं, क्योंकि भारत में जो दिन गिने जाते हैं वो दिन गिने जाते हैं सूरज के और चंद्र के चाल ढाल पर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं साथियों, चंद्र जो होता है सूर्य पृथ्वी को जो चक्कर लगाता है, ध्यान से सुनिए, मैं पृथ्वी को जो चंद्र चक्कर लगाता है, तो उस एक पूरे चक्कर को करने के लिए 29.5 पॉइंट सम टाइम दिन लगते हैं। उसी हिसाब से हमारा महीना बनता है। महीना कभी भी 30-31 दिन का नहीं हो सकता। चंद्र जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, गोल 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 गोल, आपको पता होगा ना, तो इसको 29.5 दिन लगते हैं, यानी कि 30 दिन के आसपास लगते हैं, वही महीना होता है ओरिजिनल। और चंद्र जो होता है, भारत देश के हर, भारत के नहीं पृथ्वी की बात करूं मैं, तो पृथ्वी पर जीने वाले हर सजीव के शरीर के साथ उसकी ऊर्जा कनेक्ट रहती है। ये बातें आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, आपको कभी ये बातें बताई किसी ने नहीं है। साथियों, आपको ये पता होगा, सूर्य जो है वो उत्तरायण में जाता है, चंद्र जो है वो उत्तरायण में जाता है।
सूर्य जो है वो दक्षिणायन में जाता है, सूर्य जो है वो चंद्र जो है वो दक्षिणायन में जाता है। आप लोगों को पता नहीं होगा, जब दक्षिणायन में चंद्र जाएगा, दक्षिणायन में स्टार्ट होगा, तो फिर से वो उत्तरायण की ओर जाएगा तो 15 दिन लगेंगे, रिटर्न वहां पर आएगा तो 15 दिन लगेंगे। उसी को महीना माना जाता है। और इसका हमारे शरीर के साथ बहुत बड़ा खेल होता है। इसका पृथ्वी पर जीने वाले सजीवों के साथ बहुत बड़ा खेल होता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण दूं ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए। देखिए, पौर्णिमा जो होती है, पौर्णिमा, कुछ लोग बोलते हैं ये अंधश्रद्धा होती है। कुछ होते हैं बेचारे अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले लोग होते हैं, वो बोलते हैं पौर्णिमा अमावस्या ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अंधश्रद्धा है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा साइंटिफिक बताऊं, ये कोई भावनिक चीजें नहीं है, साइंटिफिक है। आपको इतना तो पता होगा, पौर्णिमा जिस दिन आती है उस दिन समंदर में भरती आती है, और अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन समंदर को ऊटी आती है, यानी कि पानी कम हो जाता है। क्या ये अंधश्रद्धा है? ये साइंस साइंस ही है सब। बस बताने वालों ने, जो पुराने जमाने में उनको पता नहीं था, तो वो कुछ अलग भावनाओं के माध्यम से बताते थे, लेकिन ये साइंस ही है। अब इसके पीछे क्या कारण है कि पौर्णिमा को समंदर में पानी ज्यादा हो जाता है, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, उन्हाड़ा जिसको हम बोलते हैं, धूप के दिन होते हैं, उस टाइम में भी पानी बढ़ जाता है समंदर में। बिना बारिश के पानी कैसे क्या बढ़ गया समंदर में जब पौर्णिमा थी? और बारिश का दिन चालू होने के बावजूद भी अमावस्या में समंदर का पानी कम हो जाता है। क्या रीजन है इसके पीछे, कभी सोचा है? इसके पीछे रीजन होता है साथियों, जो चांद होता है ना, चंद्र जो होता है, ये पृथ्वी का सैटेलाइट है, उपग्रह जिसको बोला जाता है। अब ये चंद्र जो है हमारे पृथ्वी से कभी अंडाकृति में घूमता रहता है, हमारे इर्द गिर्द, पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। थोड़ा सा साइंस है, समझना थोड़ा कठिन जाएगा, लेकिन प्रयास करता हूं समझाने का, ताकि दिनचर्या आप लोगों को सटीकता से समझ में आए। मैं जो दिनचर्या बताने वाला हूं, ये चांद के साथ घूमने वाले चक्कर के साथ ही बताने वाला हूं। मैं जनवरी फरवरी के हिसाब से दिनचर्या नहीं बताने वाला हूं आप लोगों को। चलिए तो बढ़ते आगे। तो साथियों, चंद्र जो होता है पृथ्वी के इर्द गिर्द जब घूमता है, तो वो गोल गोल नहीं घूमता है, वो अंडाकृति में घूमता है। अब जब अंडाकृति में घूमेगा, अंडा कैसे गोल होता है क्या? नहीं, वो कैसे होता है, लंबा होता है। तो एक साइड उसकी लंबी होती है, एक साइड छोटी होती है। वैसे ही पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाला जो चंद्र होता है, वो वैसे ही अंडाकृति में घूमता है। जब वो दूर जाता है तो 4 लाख किलोमीटर दूर होता है पृथ्वी से, और जब वो करीब आता है तो वो 40,000 किलोमीटर दूर होता है। ये आप थोड़ा सा साइंस वाइंस जाकर सुनेंगे, पढ़ेंगे गूगल पर, तो ये आपको वहां पर भी मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, जब 40,000 किलोमीटर, चंद्र जो होता है वो जल आकर्षित करने की शक्ति रखता है। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, ध्यान से सुनिए, ये बहुत साइंटिफिकली चीज है। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, वैसे चंद्र में जल आकर्षण बल है। चंद्र ऐसी चीज है जो पानी को अपनी तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में खींच सकता है। तो होता यह है कि जब चंद्र पूर्णिमा, अब महीने के बाद पूर्णिमा आएगी और महीने के बाद अमावस्या आएगी, ये तो आपको पता है। यानी कि 15-15 दिन का खेल चलता है ये सब। 15 दिन में पूर्णिमा आती है, उसके बाद में 15 दिन में अमावस्या आती है। तो होता है जब अमावस्या होती है तब चंद्र पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर होता है, और जब पूर्णिमा आती है तो करीब करीब, जिसमें थोड़े बहुत किलोमीटर इधर उधर हो सकते हैं, जब वो अमावस्या आती है तो 4 लाख किलोमीटर होता है, पौर्णिमा आती है तो 40,000 किलोमीटर होता है। लोह चुंबक देखा होगा आपने, चुंबक देखा होगा। चुंबक को अगर आप लोहे की कीलो के पास लेके जाएंगे, उसको डायरेक्ट मत चिपकाओ, जरा नजदीक लेके जाइए, तो मतलब जमीन पे पड़ी हुई कील वो ऐसे ऊपर उठती है, अपने आप खड़े होने शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें आकर्षण बल होता है। वैसे ही चंद्र जब पृथ्वी की तरफ आता है तो वो पृथ्वी का पानी अपनी तरफ खींचता है। तो पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, पूरे पानी को वो, उसका जो सेंटर पॉइंट है, पूरी पृथ्वी जितनी गोल है ना, इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कोर कहा जाता है, कोर।
जरा आप गूगल जाएंगे, गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये सब चीजें पता चलेगी। द कोर बोला जाता है उसको। तो वो क्या करता है, पूरे पृथ्वी पर जितने भी पहाड़ है, पानी है, आदमी है, पेड़ है, पौधे हैं, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है और वो आकाश में घूमती है, यानी कि ब्रह्मांड में घूमती है, तो पूरी चारों ओर हमारे मिट्टी, पहाड़, पानी, आपको ये तो पता होगा समंदर पूरी चारों तरफ है पृथ्वी में, फिर भी वो कभी नीचे नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि पृथ्वी के बीच में जो कोर है, उस कोर में गुरुत्वाकर्षण बल है, और वो इतना स्ट्रांग होता है कि पूरे पहाड़, पत्थर, पानी, पूरे समंदर को अपनी तरफ खींच के रखता है, चिपका के रखता है पूरी पृथ्वी को। लेकिन जब चंद्र उसके करीब आता है 40,000 किलोमीटर पर, तो वो पानी खींच लेता है अपनी तरफ, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कम गिरता है, और चंद्र का जल आकर्षण बल है वो ज्यादा हो जाता है। इसके कारण से पृथ्वी का पानी जो है वो बाहर आता है। इसीलिए समंदर में बड़ी बड़ी लाठें उगेगी, बड़े बड़े सुनामी जैसी हालत होगी। मतलब आप अगर सुनते होंगे, नहीं देखते होंगे, कभी कभार तो चंद्र अगर ज्यादा नजदीक आ जाए, कुछ कुछ दिन होते हैं बहुत जल्दी नजदीक आ जाता है, तो इतनी भयानक मतलब लाठें बनती है वहां पर कि गेट ऑफ इंडिया पर तो लोगों को जाने के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लाठें उठने वाली है, पानी बहुत ज्यादा आने वाला है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा जो होता है, चंद्र जो होता है, वो पृथ्वी के बहुत नजदीक आने के कारण वो गुरुत्वाकर्षण बल को कम कर देता है और पानी को ऊपर खींच लेता है, यानी कि बाहर खींच लेता है, इसलिए वो पानी बढ़ता है। जैसे लोह चुंबक करीब आएगा तो लोहा ऊपर उठेगा, लेकिन अमावस्या के दिन वो दूर चला, 4 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा, तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्यादा तीव्र हो जाता है, तो पानी को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि वो आकर्षण और रिपल्शन की जो बात होती है, वैसे ही वो अपनी तरफ खींचने के बाद में पानी कम हो जाता है, पृथ्वी अपने आप में वो पानी चिपका लेती है। एग्जैक्टली इसी क्रिया को कहा जाता है साथियों चंद्रायन, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को, धीरे धीरे समझ में आएगा। और इसी के ऊपर भारत देश में दिन बनाया गया है, दिन। उसी चीज को कहा जाता है दिनचर्या, यानी कि आपका जो दिन होता है वो दिन, और ऋतुचर्या, दिनचर्या और ऋतुचर्या। हर ऋतु में इंसान का शरीर अलग तरह से काम करता है, वैसे ही दिन में, दिन के भी 3 ऋतु होते हैं, मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है। साल के भी 3 ऋतु होते हैं, और इंसान के शरीर के भी 3 ऋतु होते हैं। अब इनका एक दूसरे के साथ में बहुत बड़ा कनेक्शन है। दिन के 3 ऋतु मतलब क्या? सुबह, दोपहर और शाम। रात को कभी भी दिन में काउंट नहीं किया जाता, और 12 घंटे का दिन कभी नहीं होता। ये ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, ये बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि सुबह उठ मतलब रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक दिन होता है। कौन से बेवकूफ ने ये मतलब ये बनाया हुआ है? दोपहर के 12 बजे दिन खत्म हो जाता है, फिर दोपहर के 12 बजे से रात चालू हो जाती है, यानी कि पीएम और एम। पकड़ पकड़ के मारना चाहिए। वैसे तो ये इंग्लैंड की बातें हैं, उनके यहाँ पर होता है, हमारे यहाँ पर नहीं होता है ये सब चीजें, लेकिन हमारे देश में चलता है। पता नहीं कौन से ग्रह से आए हैं भारत के लोग। दोपहर के बाद मतलब 12 के बाद हमारा दिन बदल जाता है, जबकि दिन उजाड़ा हुआ होता है, सर पर सूरज होता है, और हमारा दिन खत्म हो जाता है, फिर पीएम चालू हो जाता है। एनीवे, छोड़ दीजिए, आप लोग सुधर जाइए, बाकियों को जाने दीजिए कहीं पानी लेने। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि दिन कभी भी 12 घंटे का नहीं होता है। धूप के दिनों में, यानी कि उनाड़ा जिसको बोलते हैं, इन समय में दिन बड़ा होता है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में होता है। लेकिन धूप के दिनों में, यानी कि ठंड के दिनों में, सूर्य सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन में होता है, तो दिन छोटा होता है। और मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूं, दिन का मतलब होता है सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने, इसको कहा, डूबने के समय को कहा जाता है दिन। दिन 12 और 24 घंटे का कभी नहीं होता, ये दिमाग में रखिए आप लोग। और इस दिन के 3 ऋतु होते हैं। वो धूप के दिनों में ज्यादा बड़ा हो सकता है, और छाव के दिनों में, यानी कि ठंड के दिनों में छोटा हो सकता है, लेकिन उसके सुबह, दोपहर और शाम, ऐसे 3 ऋतु होते हैं एक दिन के।
साल के ऋतु आपको पता है, उनाळा, पावसाळा, हिवाळा, धूप के दिन, छाव के, अब ठंड के दिन और गर्मी के दिन, ये तीन ऋतु होते हैं। वैसे ही इंसान के शरीर के भी तीन ऋतु होते हैं। कौन से? वात, पित्त, कफ। मैं बहुत ही साइंटिफिक जानकारी देने वाला हूं आप लोगों को। ये जरा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को, आपकी जिंदगी बदल जाएगी इन सब चीजों से। ये चक्कर में ना फंसे, रात 12 बजे दिन चालू होता है और दोपहर के दिन 12 बजे खत्म हो जाता है और 24 घंटे का दिन होता है। 24 घंटे का दिन कभी नहीं होता है। ये अंग्रेजों ने दिमाग में कीड़े डाल दिए हैं, ये दिमाग से निकाल दो। गुलामी बंद कर दो। 15 अगस्त अगर कल हुआ है तो आज आप जिंदगी आजादी की जियो। सुबह उठेंगे तो दिन चालू होगा, यानी कि दिन उजाड़ेगा तो दिन चालू होगा, दिन ढलेगा तो दिन बंद हो जाएगा। और इसी को दिन कहा जाता है। और इनके तीन ऋतु मैंने आपको बताए, दिन के सुबह, दोपहर, शाम। वो साल के अगर मैं कहूं तो साल के जो ऋतु होते हैं, वो ऋतु होते हैं साथियों, धूप छाव, सॉरी यार, ठंड, गर्मी और बारिश, ये तीन ऋतु होते हैं। और इंसान के शरीर के तीन ऋतु होते हैं, वो होते हैं वात, पित्त, कफ। अब ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये तीनों चीजें जो है वो इंसान के शरीर के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि सुबह अलग, यानी कि वात, पित्त, कफ में से सुबह उसके शरीर में अलग दशा होगी, दोपहर में अलग दशा होगी और शाम को अलग दशा होगी। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, ये बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। सुबह जो होता है हमारा हमारा सुबह जो शरीर का ऋतु है, वात ऋतु, ये हमारा तीव्र होता है। दोपहर में हमारा पित्त ऋतु तीव्र होता है और रात को हमारा कफ ऋतु तीव्र होता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। वैसे ही साल के जो तीन ऋतु होते हैं, बारिश के दिनों में जो ऋतु होता है, इस वक्त हमारा, यानी कि हमारा धूप के दिनों में वात तीव्र होता है, बारिश के दिनों में पित्त तीव्र होता है और ठंड के दिनों में कफ तीव्र होता है। इन ऋतुओं का शरीर के साथ में बहुत बड़ा कनेक्शन है। और उसी हिसाब से अगर आप जिएंगे तो आप लोग अपनी जिंदगी बेहतरीन कर पाएंगे। लेकिन अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे तो स्वाभाविक चीज है, उनकी दिनचर्या, ऋतुचर्या अगर मनाना शुरू कर देंगे तो कहां से बचेंगे 100 साल तक भाई। इसीलिए 12-15 साल में हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आशा करता हूँ कल से मैं जो सिखाने वाला हूँ आप लोगों को ऋतुचर्या वगैरह, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मैं बात बात कर रहा हूँ ये थोड़ी सी इंटरेस्टेड लगी है, तो इस ग्रुप के लिए आप लोगों को वीडियो भेजिए, तो ज्यादा से ज्यादा को शेयर कीजिए ताकि उनकी जिंदगी बच पाए। 2-3 मिनट हमारे पास है इस वक्त में। मैं आप लोगों को आज के इस विषय को जो मैंने रखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा एक दो लोगों से व्यूज लेना चाहूंगा, रिमार्क लेना चाहूंगा कि जो बात मैंने आज आप लोगों को की, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। कोई अगर बात करना चाहे तो बात कर सकता है। 2 मिनट हमारे पास में है, उसके बाद में मैं सेशन को क्लोज करूंगा। सर, हेलो। जी दीदी, बोलिए बोलिए यज्ञांशी बोलिए। बोल रही सर। मुझे ये बात सुन के बहुत शौक लग गया, जो आपने बताया हस्तांतरण की बात भारत के बारे में। राइट। किस चीज के बारे में बोल रहे दीदी? आपने बताया ना कि भारत देश आजाद नहीं है, गुलामी में जी रहा है, और 99 साल के बाद वो वापस हो जाएगा। तो ये हस्तांतरण की जो बात है, प्राइम मिनिस्टर को मालूम तो होगी ना सर? हाँ, सबको मालूम है दीदी, सबको मालूम है, क्योंकि वो हस्तांतर ही हुआ था। जैसे हम घर किराए पर देते हैं ना तो 11 महीने का करार करते हैं, वैसे अंग्रेजों ने, क्योंकि उस वक्त भारत के लोग जो थे बहुत गुस्से में थे, क्योंकि आजादी चाहिए थी। तो अभी उनको समझ में आ गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत लड़के देखा, तो उनको समझ में आया कि अब अगर यहाँ पर रहेंगे तो ये मार डालेंगे हम लोगों को। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उनके हम्म। साथ में ये करार किया हुआ है, सत्ता का हस्तांतर। तो आप गूगल पर जाकर चेक करेंगे तो आपको इसके कुछ मतलब ये भी मिलेंगे, आपको जानकारी मिलेंगे वहां पर। तो सत्ता का हस्तांतर हुआ था
कोई आजादी वाजादी नहीं आई थी ताकि हम 99 साल के बाद में इस चीज को वापस कर दे। आप लोगों के थोड़ा सा और एक चीज क्लियर कर दूं। भारत देश जो है, अभी आप लोगों को पता है, आप अगर कई दूसरे देश में घूमने जाओगे, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, बाजू में पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर घूमने जाएंगे आप, तो आप लोगों को वीजा और पासपोर्ट लगेगा। अगर आप हम्म। वीजा पासपोर्ट नहीं निकालेंगे तो आपको पाकिस्तान में एंट्री नहीं मिलेगी, चीन में नहीं मिलेगी, जापान में नहीं मिलेगी, कहीं पर नहीं मिलेगी, दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेगी। लेकिन मजे की बात यह है कि इंग्लैंड के राजा को भारत देश में अगर आना है, अब तक तो रानी थी, अभी राजा बन गया है, हम्म। रानी मर गई, तो उनको हम्म। यहाँ पर आने के लिए कभी वीजा पासपोर्ट निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका कहना है ये देश मेरा ही है। आप थोड़ा ओ सा माय जानकारी गॉड। अगर लेंगे, हाँ, ये जानकारी आप गूगल पर जाकर थोड़ा सा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। वो डायरेक्ट आते हैं, जैसे हम लोग गांव में, ये इस गांव से उस गांव में जाते हैं, उनको ना वीजा लगता है ना पासपोर्ट लगता है, क्योंकि उनका ही देश है, ऐसा वो, मतलब उनका लिखा हुआ है। और एक चीज आपको शॉकिंग जानकारी बता दूं, अगर आपको पता होगा, कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं ना, कॉमनवेल्थ, हम्म। ये थोड़ा सा आप इसके बारे में अध्ययन कीजिए। वैसे समय खत्म हो चुका है, लेकिन थोड़ा क्लियर कर देता हूं। कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं, इसका थोड़ा सा आप अध्ययन कीजिए कि जहां कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं वही देशों में होते हैं जिन देशों में अंग्रेजों ने राज किया हुआ है। और अच्छा। कॉमनवेल्थ में जब जब अंग्रेजों के लोग आएंगे, उनके देशों के लोग आएंगे, तो उतने देशों में उनको कभी भी वीजा पासपोर्ट नहीं लगता है, क्योंकि अच्छा। उन्होंने हर देश के साथ में ये करार किया हुआ है। तो थोड़ा सा अध्ययन करने जरूरी है। हमारे लोग मतलब अंधी भक्ति में मतलब विलीन है लीन है, सॉरी, लीन है। उनको नहीं पता है, वो बस 15 अगस्त आ गया कि मजे से आजादी का दिन मनाते हैं, झंडे वंडे लेकर घूमेंगे और 364 दिन तक देश को बेच के खाएंगे, बस एक दिन उनको देश प्रेम याद आता है। चलिए, तो कोई बात सर नहीं है। सर अभी मैं अभी ने सवाल पूछूंगी। सवाल मेरे पास बहुत है, आपके सेशन सुन के तो मुझे बहुत शौक हो गया है। तो ये इस बारे में आप अगर अलग सेशन ले सकते हैं क्या सर, थोड़ा डिटेल में देने के लिए कभी अलग। हाँ, अगर सुनने वाले लोग हैं तो दीदी मुझे इसके बारे में बात करना बहुत प्लीज सर पसंद है, प्लीज। लेकिन और सुनने इसके वाले लिए लोग पीएम, होंगे तो। हाँ सर, इसके लिए पीएम कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं और आप इसके लिए क्या करने वाले हैं, ये भी मुझे बताइए सर प्लीज। बस लास्ट हम्म। लास्ट शब्द बताऊंगा, जो और पुराने लोग हैं वो जानते हैं मुझे, अगले 10 साल के बाद में मैं खुद पीएम बनने वाला हूँ और इन सब चीजों को बदलने वाला हूँ दीदी, यही मेरा काम है। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अभी से मैं आपको देती हूँ। और ये परसों का जो वीडियो है, इसके पहले की वीडियो सर डालिए ना, मैं सुनना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आज ही पहले ज्वाइन किया है ये क्लास। ओके दीदी, इसका ऑलरेडी हमारा थैंक जो यू। यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर इसके वीडियो ऑलरेडी है। आप अगर वहां पर अच्छा। जाएंगे तो आपको आजाद फोर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसके सब पार्ट आपको वहां पर मिलेंगे दीदी। ठीक है दीदी। ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके। चलिए देखते हैं, यहाँ पर समय हो चुका है। अगले सेशन में आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इतनी अलग जानकारी आप लोगों को आज मिलने वाली है, शायद आप लोगों ने कभी सुनी ना हो। तो अगला सेशन भी सब लोग अटेंड करें, ताकि आपके बच्चे और आपका भविष्य क्यों बिगड़ रहा है इसके बारे में मैं बात करूं। इतना कहकर रुकना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।